अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैसला जमूर के साथ मैं हूं आपका होस्ट मज़ाहिर सईद। पूरे कराची की तरह ज़िला मलिर में भी इंतखाबी मुहिम अपने ज़ोरों शोर पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मलिर में और आज हम आपको लेके जाएंगे NA 231 में और 232 में। NA 231 से पाकिस्तान MKM पाकिस्तान की उम्मीदवार आसिया इसहाक, जबकि हमें इत्तला मिली है कि कॉर्नर मीटिंग में राब्ता कमेटी के रुकन और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर फैसल सब्जवारी भी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो अपने इलाके में मुहिम किस तरह से चला रहे हैं। लेकिन इससे कबल मैं आपको ज़िला मलिर के मसाइल से आगाह करता चलूँ कि यहाँ किन किन मसाइल का जो है वो आवाम को सामना है। अगर बात करें ज़िला मलिर की, तो ज़िला मलिर में तकरीबन मंशियात का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत उरूज पर है। यहाँ पर कई ऐसे ठिकाने जहाँ पर मंशियात फरोश मौजूद होते हैं और 24 घंटे इनकी सप्लाई मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रीट क्राइम की, तो स्ट्रीट क्राइम का जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेशो बहुत ज़्यादा है। अगर गुज़िश्ता 5 सालों की बात की जाए तो 1.25 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी नकदी, तलाई, ज़ेवरात और मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल और गाड़ियों से जो है वो महरूम हुए हैं, जिनकी बाकायदा यहाँ पर रिपोर्ट भी दर्ज है। पानी का मसला, मीठा पीने का साफ़ पानी यहाँ मौजूद नहीं है। यहाँ पर बोरिंग का पानी घरों में आता है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो मुनासिब नहीं है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इतना नहीं, बाकी अगर इलाके महल वक़ू की बात की जाए तो गोड भी यहाँ पर शामिल हैं, मावा, गुटखा, इस तमाम तर चीज़ों का कारोबार जो है यहाँ पर अपने उरूज पर है। सड़कें यहाँ की टूटी फूटी हैं, तो बहुत मसाइल में घिरा हुआ ये ज़िला है। तो हम चलते हैं NA 231 में, जहाँ पर आसिया इसहाक MKM पाकिस्तान से NA के इंतखाबात में मैदान में उतरी हैं। वो अपनी कॉर्नर मीटिंग में क्या लोगों से बातें करती हैं, क्या वादे करती हैं, क्या ये वादे अमली तौर पे भी हो पाएंगे, उनसे बात करेंगे। और वहाँ पर राब्ता कमेटी के रुकन और फॉर्मर वफाकी जो वज़ीर हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, सैयद फैसल सब्जवारी, वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, क्या मंशूर लेके वो इस बार जो है इलेक्शन में उतरे हैं, क्या जो वादे कर रहे हैं वो वफा भी हो पाएंगे, या हमेशा की तरह जो माजी गुजरा है कि वादे होते हैं लेकिन वो वफा नहीं हो पाते, क्या इसी तरह का दौर चलता रहेगा। तो आइए चलते हैं MKM की कॉर्नर मीटिंग में। किस मंशूर के तहत आप मैदान में उतर रही हैं इस दफ़ा, क्योंकि पिछला टेन्योर जो था MKM का वो सीटों के मामले में कोई अच्छा नहीं था। सीटें मिल नहीं सकी थी, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, सीटें छीन ली गई थी, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरी बात ये है कि MKM पाकिस्तान ने इस दफ़ा फ़ैसला किया है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है 3 आइनी तरामीम का। और वो 3 आइनी तरामीम के लिए आपको पता है कि MKM पाकिस्तान इस वक्त अलाइंस के अंदर जा रही है मुस्लिम लीग नून के साथ, GDA के साथ, JUI के साथ और ANP के साथ। 1 पॉइंट एजेंडा, और वो ये कि जो पाकिस्तान की सियासी जमात ये 3 आइनी तरामीम जो ज़िले खुद मुख्तारी से रिलेटेड हैं, ये ऐवान बाला से और ऐवान ज़हरी से पास करवा लेगी। MKM पाकिस्तान उस सियासी जमात को 5 साल की अनकंडीशनल सपोर्ट देगी। पहली आइनी तरामीम जो है उसके तहत हम ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इक़्तिदार के ऊपर काबिज़ हो चुके हैं, वो वहाँ पर शीशनाक बन के बैठे हुए हैं ना। अच्छा, और चूँकि आर्टिकल 140A जो है आइन का, जिसमें बल्दियाती हुकूमतों का बराए नाम जिक्र है, वो इतना मुबहम है कि हर जो वज़ीर आला है वो उसको अपनी मर्ज़ी से मैनिपुलेट भी करता है और एक्सप्लॉइट भी करता है। तो MKM पाकिस्तान ने ये कहा है कि पहली आइनी तरमीम के तहत जिस तरीके से वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिसेस, इख्तियारात और उनके एहतसाब का तरीका दर्ज है, बिल्कुल उसी तरीके से मेयर्स और चेयरमैन्स के ऑफिसेज, इख्तियारात और उनके एहतसाब का तरीका आईन पाकिस्तान में लिख दिया जाए। भारत ये काम 25 साल पहले कर चुका है। अच्छा, मसला क्या है? मामला ये है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स हलफ उठाते हैं, अगले दिन से काम शुरू कर देते हैं। ये बेचारे चेयरमैन्स और मेयर्स के नसीब हैं कि वो हलफ उठाते हैं और अगले दिन से रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। तो MKM पाकिस्तान की पहली तो आइनी तरमीम ये है। दूसरी आइनी तरमीम के तहत हमने ये कहा है कि जिस तरीके से एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है और उस नेशनल फाइनेंस कमीशन का एक फार्मूला है जो पॉपुलेशन के ऊपर है, बैकवर्डनेस के ऊपर है, एंड उसी फार्मूले के तहत NFC का पैसा डायरेक्ट अजला में आ जाए ना। सूबे में आता है पैसा, जब NFC का पैसा आता है तो चूँकि आईन पाकिस्तान में कुछ नहीं लिखा
کہ کس طریقے سے اضلاع کو دینا ہے. تو چیف منسٹر جو ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی ضلع کو 200 ارب دے دے, کسی کو ٹھینگا بھی نہ دے. تو جب یہ آئین پاکستان میں لکھ دیا جائے گا اسی فارمولے کے تحت جس کے تحت NFC دیا جا رہا ہے, تو صوبے کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا اور اضلاع ڈائریکٹ امپاورڈ ہو جائیں گے. تیسری آئینی ترامیم جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہو جاتے تب تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہ ہوں. آپ دیکھیں ابھی یہ 8 فروری کی تاریخ ہے اور اس کے اوپر کہا گیا کہ پتھر پہ لکیر ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام سے جڑے بلدیاتی نظام کی جب بات آتی ہے تو یہاں 4 سال ایڈمنسٹریٹر لگ کے چلایا جاتا ہے. اب اگر ان کو کوئی کہہ دے کہ بھئی آپ وزیر اعظم کو بھی وزیر اعلیٰ کو بھی جو ہے وہ آپ ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ لگا لیں تو یہاں آپ کا آئین خطرے میں آ جائے گا, پاکستان خطرے میں آ جائے گا, اسلام خطرے میں آ جائے گا. تو یہ وہ 3 آئینی ترامیم ہے جس کو لے کر MKM پاکستان اس دفعہ انتخابات کے اندر جا رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ نون لیگ کے ساتھ آپ مطلب سیٹنگ کی ہے, ایڈجسٹمنٹ کی ہے. نون لیگ ماضی میں MKM کو مسلسل نون لیگ نے جو ہے دھوکے دیے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ریاستی آپریشن جو ہوئے وہ دونوں ادوار میں نون لیگ کے ہی دور میں ہوئے, اور آخری جو آپریشن ہوا تھا اس میں بھی ڈاکٹر زبیر جو کہ گورنر بھی رہے سندھ کے, انہوں نے اس بات کا کارڈنگ میں اعتراف کیا تھا کہ ہمیں پتہ تھا اور ہم نے آپریشن کروایا MKM کے خلاف. اتنی تمام چوٹیں کھانے کے باوجود بھی پھر آپ نون لیگ کی طرف. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی اپنے ماضی سے بہت سبق حاصل کیا ہے, اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کا, تو اس میں ہمارا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بنا. اچھا وہ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ کیسے بنا؟ MKM پاکستان نے, آپ کو پتہ ہے کہ 7واں جو سینسس تھا نیشنل سینسس, اس کا پیچھا کیا تھا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جس طریقے سے کراچی کی آبادی کو یہاں پہ کم کر رہی تھی, اگر ہم گورنمنٹ میں نہیں ہوتے, اگر ہم PMLN کے الائنس میں نہیں ہوتے, تو آپ کا کیا خیال ہے ہم سے پرائم منسٹر ملتے یا ہم سے وزراء ملتے یا ہمارے پاس جو ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہمارے ساتھ بیٹھتا؟ ہم نے اس شہر کے 73 لاکھ افراد کو بازیاب کرایا ہے PMLN کے الائنس میں, تو ہمارا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہوا ہے. دوسری اہم چیز جو ان کے ساتھ ہماری ہوئی ہے جو اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ مسلم لیگ نون ہی, دیکھیں کراچی کا بہت بڑا مسئلہ کے الیکٹرک کا ہے. آپ کو معلوم ہے جب یہ بہت زیادہ معاملات ہو رہے تھے تو ہماری جو پوری قیادت ہے جس میں خالد مقبول صدیقی ہے, مصطفیٰ کمال ہیں, فاروق ستار, یہ جا کر پرائم منسٹر کو ملے کے الیکٹرک کے حوالے سے اور ان کو اس بات پر قائل کیا کہ اب کی دفعہ جب کے الیکٹرک کو لائسنس ایشو ہوگا تو وہ ایکسکلوسیو نہیں ہوگا, وہ انکلوسیو لائسنس ہوگا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو کسی دھرنے سے کسی احتجاج سے نہیں ہے, حکومت میں رہتے ہوئے اور کام کروانے سے ہے. اب جو کے الیکٹرک کا لائسنس ایشو ہوا ہے ان کو 20 سال کے لیے, وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے. اب ملٹیپل کمپنیاں جو ہیں وہ کے الیکٹرک کے طرز پہ وہ آئیں گی. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے موبائل پر آپ کی مرضی ہے جیز لگائے, یو فون لگائے, ٹیلی نور لگائے, وارد لگائے, جو چاہے لگائیں. کارڈ یہی والا سسٹم ہے کہ جس سے ختم ہوگا. دوسری اہم چیز جو کے الیکٹرک کے حوالے سے MKM پاکستان نے ٹیک اپ کی, جو اب تک کسی نے ٹیک اپ نہیں کی تھی, اور وہ یہ کہ جو سرکولر ڈیپٹ ہے, سرکولر ڈیپٹ میں کراچی کا حصہ 0 ہے, کراچی کا حصہ 0 ہے, اور جبکہ کراچی سب سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کا پیسہ دے رہا ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے پرائم منسٹر کو, جس پر انہوں نے ڈیلیبریشن کی بات کی کہ اس پر مزید ڈیلیبریشن کی جا سکتی, ہم نے کہا بھائی یہ پیسہ تو ہمارا واپس کرو نا, اور نہیں تو یہ معاف کرو, کیونکہ کراچی تو نہیں ہے. سرکولر ڈیٹ پنجاب سے آ رہا ہے, خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے, بلوچستان سے آ رہا ہے, کراچی سے انٹیریئر سندھ سے سب سے زیادہ آ رہا ہے, تو آپ وہاں سے وصول کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو MKM پاکستان نے PMLN کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کری. لیکن 8 سے 13 اور 13 سے 18 سندھ گورنمنٹ میں آپ لوگ رہے, کسی نہ کسی طرح رہے, لیکن ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو شہر کے بنیادی مسائل, ہم بھی شہر کے رہنے والے ہیں, پانی کا مسئلہ جگت ہوئے ہیں, بھی کے الیکٹرک کا آپ نے اٹھا لیا مسئلہ, چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اگر ہم بارہ دیگر بات کریں تو اب کئی سالوں سے تو گھروں میں گیس بھی نہیں آتی, سڑکیں ہماری ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا پانی جو ہے وہ گھروں میں داخل ہو جاتا ہے, بارش ہو تو ایسا لگتا ہے کہ رحمت نہیں, اللہ نے کوئی ہم پہ عذاب ڈال دیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں آپ بھی ایک اچھا خاصا ٹائم جو سندھ گورنمنٹ میں گزار چکے ہیں, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ گزار چکے ہیں, CM سندھ مراد علی شاہ, قائم علی شاہ کے ساتھ گزار چکے ہیں, حل تو نہیں نکلا اس کا. میں آپ کو پھر یہی والی بات بتاؤں کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ MKM پاکستان نے بھی بہت کچھ سیکھا, اور سب سے اہم چیز اب
MKM पाकिस्तान के फैसले कराची में हो रहे हैं, और जब से कराची में फैसले हो रहे हैं तो ये यहाँ के लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ के लोग क्या हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उस वक्त से लेकर और आज के दिन तक आप MKM पाकिस्तान का एक अमल बता दें कि जहां MKM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुई हो। पिछला जो टेन्योर गुजरा है, MKM पाकिस्तान जो है वो अपोजिशन की जमात बन के, नहीं फ्रेंडली अपोजिशन नहीं, अपोजिशन की जमात। हमारे लोगों के फंड्स रोक लिए गए, हमारी चीज़ें रोक ली गई हैं, उसके बावजूद MKM पाकिस्तान खड़ी रही है ना, और उसके बावजूद हमने काम करवाया जो हमने काम करवाना था। अच्छा, 8 फरवरी को क्या होने वाला है ये बताएं। 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे पाकिस्तान के अंदर। वैसे क्या होगा, आप कहाँ खड़ी हुई हैं अपने आप, पार्टी को कहाँ देखती हैं? इंशाल्लाह 2018 में जिस तरीके से RTS बिठाल के कराची को किसी की झोली में, किसी के इश्क में मुब्तला होके कराची को किसी की झोली में डाल दिया गया, और उसका नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है अभी तक। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 2018 वाला सीन नहीं होगा। MKM पाकिस्तान अपनी खोई हुई जितनी भी नशिस्तें थी, बल्कि खोई हुई भी कहना सही नहीं है, छीनी हुई तमाम नशिस्तें इंशाअल्लाह बाजियाब करेगी। फैसल भाई बताइए कि किस तरह की मुहिम चला रहे हैं आप, और क्या मंशूर लेके इस दफ़ा आए मैदान में? देखिए, मंशूर तो हमने बहुत मोटे मोटे नकात जो हैं दिए हैं। आपके पास मईशत के हवाले से, नए टैक्सेस लगाने के हवाले से जो एवेन्यूज़ हैं MKM ने उस पर बात की है। जो कोई भी बात करने से खतरा होता है, ज़रूरी आमदनी के ऊपर टैक्स लगाइए और छोटे शहर आबाद कीजिए, IT में क्या इन्वेस्टमेंट की थी, वो तो मंशूर की बात है। लेकिन यहाँ गलियों और महलों में हम यहाँ के अपने शहर की बात कर रहे हैं, हम अपने लोगों के मसाइल की बात कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम, पब्लिसिटी मुहिम नहीं है। आपके चैनल पे इश्तिहार नहीं चलेगा हमारा, किसी और चैनल पे नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, मायूस कर रहा हूँ आपको। लेकिन ये हैं हमारे चलते फिरते इश्तिहारात, हमारे वोटर्स, हमारे हमदर्द, उनके पास हम जा रहे हैं, घरों में, लोगों के महलों में, ख़वातीन बुज़ुर्गों से दरख्वास्त कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग जुड़ रहे हैं, और एक मुत्तहिद, मुतहर्रिक, फ़ाल MKM की शक्ल में लोगों को वाकई में रिस्पांस हमें मिल रहा है, जो आपने हमारे 21 जनवरी के जलसे में भी देखा। बिल्कुल। फैसल भाई ये बताएं कि गुज़िश्ता जो इलेक्शन गुजरे उसमें सीटें जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी MKM की, एक गैप आ गया था। अब कितनी उम्मीद करते हैं कि कहाँ से आप जाएंगे और जीतेंगे? कुछ कम, वो कहते हैं ना कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। तो कम तो 2-4 ही हुई होंगी, 10 उन्होंने बदबख्तों ने उनके नतीजे तब्दील कर दिए थे, जिसमें से ये सीट भी अमीर शाह फैसल की जो हुआ था। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ा बोल नहीं बोलूँगा, मेरा नाम सईद गनी नहीं है। कराची की सबसे बड़ी मुंतखब जमात इंशाअल्लाह ताला MKM पाकिस्तान होने जा रही है। पसंद का बहुत बड़ा इशू है कराची का। बेसिकली हम भी बिलोंग करते हैं कराची से, लोग गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं, सालों गायब रहते हैं। उसका इशू आखिर कब हल होगा? उसका इशू रियासती इदारों के साथ इंगेज हो गया। हम उन बच्चों से मिलते हैं जिनका बाप लापता हो गया, हम उन बहनों से मिलते हैं जिनका शौहर लापता हो गया। तो मुझे कोई मेडल नहीं लगवाने अपने ये कह के कि फ़लाँ ने उठाया, फ़लाँ ने उठाया। मैं कहता हूँ यार, कुछ भी किया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा कायम कर दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों लापता कारकुनान हमने बाजियाब कराए हैं, और जो एक तादाद रह गई है हम उसमें भी इंगेज होते हैं, अदालतों से लेकर मिसिंग पर्सन कमीशन से लेकर रियासती इदारों और हुकूमत के साथ। मैं ख़ुद उस काबीना की कमेटी का हिस्सा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला उनको भी पहली फुर्सत में बाजियाब करना चाहिए। किसी के ऊपर कोई संगीन मुकदमा है भाई, आप अदालत में उसको भेज दीजिए, मुकदमा कायम कर दीजिए। बलूचिस्तान के फरारियों से लेकर तहरीक तालिबान के लोगों को माफ़ किया जा सकता है, कराची के मुहाजिर बच्चों को भी माफ़ करें। मुकामी लोगों को देखें ना, तालीमी इदारों में लाके बिठा दिया गया है। पुलिस हमारी गैर मुकामी हो गई है, एजुकेशन बोर्ड्स अगर आप देखें तो, यूनिवर्सिटीज़ आप देखें तो, गैर तो ये कब कराची के लोगों को हकूक़ आप कब तक दिलवाएंगे, कब आएगा? क्योंकि काफ़ी अरसे से देखते हैं कि हुकूमत में भी भाई हमारे, देखिए, हुकूमत में होना और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होने में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सारे बोर्ड्स के चेयरमैन वज़ीर आला लेकर घूमते हैं अपनी जेब में, तो उनसे पूछना चाहिए। हम तो खैर पूछेंगे। मैं आपके चैनल के तवज्जो से वादा कर रहा हूँ, ये इलेक्शन हो जाए, ये सारे चेयरमैन और चेयरमैनों के पीछे जिन्होंने कराची के बच्चों को किया है ना, इनकी नौकरियों के हमने लाले नील पड़वा दिए ना, तो हमारा नाम नहीं। ये थे हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग और सेनेटर सैयद फैसल सब्ज़वारी। आपने इनसे हमारी गुफ्तगू सुनी। ये इस मौके पर यहाँ पर शाह फैसल टाउन में मौजूद थे, जिसमें ये हल्का NA 232 की जो है वो मुहिम के सिलसिले में इस इलाके में आए थे, और उन्होंने इलेक्शन सेल का इफ्तिताह किया। आपने इनकी गुफ्तगू हमसे सुनी। आइए अब दूसरे हल्के में चलते हैं, और दूसरी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी है, उनके लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक।
हल्का एन 232 से आपने एमकेएम पाकिस्तान की उम्मीदवार आसिया इसहाक के, जो कि रुकन के इंतखाबात लड़ी कौमी असम्बली के लिए, उनके आपने तासुरात जाने। उनका कहना ये था कि माजी में जो गलतियाँ हुई हैं उनसे सीखा है और आने वाले इंतखाबात में जो सीटें हमसे छीनी गई थी वो वापस लेंगे। जबकि सेनेटर सैयद फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि बहुत से मामला ऐसे होते हैं जिसमें कारकुनान के लिए हमें खामोश रहना पड़ता है, मसलतन हम वो बातें नहीं कर पाते जिसका निगेटिव इम्पैक्ट जो होता है वो पार्टी पर आता है। तो अब चलते हैं यहाँ से हल्का एन 231 की तरफ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच इलेक्शन के मैदान में उतर रहे हैं कौमी असम्बली की सीट पे। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस मिशन के तहत क्या मंशूर लेके आवाम में जा रहे हैं और क्यों कितनी पजीराई मिल रही है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं साबिक एमएनए हकीम बलोच साहब के साथ, और इस बार भी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार डिलिमिटेशन के बाद जो है वो हल्का थोड़ा तब्दील हुआ है। तो 231 से जो है एन 231 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या हिकमत अमली है, क्या मंशूर है और किस मंशूर के तहत अब वो आवाम में जा रहे हैं। जी हकीम बलोच साहब, बताइएगा कि क्या मंशूर है आपका और किस तरीके से अभी आप जा रहे हैं आवाम में और क्या वादे कर रहे हैं इस दफ़ा। देखो, मंशूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबके सामने दिया, पूरे कौम को पता है। और फिर हम ज़ाहिर है अपने इलाके में जाते हैं तो ज़्यादातर लोगों के लोकल मसाइल पे बातचीत होती है, मगर आजकल सबसे जो मसाइल है, सबसे बड़ा मसला है वो है बेरोज़गारी का और नौजवानों में बेरोज़गारी का। तो बाकी माशाल्लाह डेवलपमेंट का काम दूसरे तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत करा है। अब और दूसरा जो मसला हमें दरपेश है वो है गैस के शार्टेज का, और तीसरा मसला है लोड शेडिंग का। ये तीन मसले ऐसे हैं ना, इनसे लोग बड़े तंग आ गए हैं। तो ज़ाहिर है तो हम यही हमारी पॉलिसी है जो हमारे चेयरमैन साहब ने दिया हुआ है कि मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा बिजली के गरीबों को। और बेरोज़गारी, हर मुल्क के मुआशी हालात जब बेहतर होंगे तो बेरोज़गारी ख़त्म होगी। अब हम समझते हैं कि ये मुल्क के मुआशी हालात बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, कि माजी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड आप देखें तो लोगों को रोज़गार भी मिला है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी उसी दौर में बने हैं। आप पोर्ट कासम से लेकर स्टील मिल और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उसी दौर में बने, लोगों को रोज़गार मिला है और मुआशी हालात भी बेहतर रहे हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है जो मैंने आपके सामने बताया, वो है बेरोज़गारी का, गैस का और बिजली के लोड शेडिंग का। और बिजली महंगी भी है ना, गैस और बिजली। अब गैस के बारे में जहाँ भी हम जाते हैं तो यही शिकायत होती है कि वो जो गैस हम पहले इस्तेमाल करते थे 200 या 300, जो आम जो गरीब लोग हैं उनके तो पहले इतना ही आता था ना, तो कहते हैं कि वहाँ भी हज़ारों में आता है। अब हम उसको भर नहीं सकते, हमारे लिए बहुत मसला। एक तो गैस आती भी नहीं है, बहुत से जगह ऐसे हैं वहाँ गैस है भी नहीं। मैं आज भी जो मैंने यहाँ बिटायाबाद में हम बैठे हैं, यहाँ हमारी 2 यूसियाँ हैं। पहले 1 यूसी थी बिटायाबाद, अब पॉपुलेशन जब बढ़ी है तो 2 यूसी हमारी बनी है, एक बख्तावर यूसी है, दूसरी बिटायाबाद यूसी है। तो यहाँ भी यही शिकायत है, ज़्यादा गैस के शार्टेज की शिकायत है। अच्छा हकीम बलोच साहब, पिछला टेन्योर भी आपने गुजारा, अभी मैं इस इलाके में बिटायाबाद में आया हूँ, या ओवरऑल अगर हम देखें इस इलाके के अंदर तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई ऐसी ख़ास कोई बस वगैरह या कोई चीज़ नज़र नहीं आती। रक्षा चिंची एक तो ये कॉमन बन चुके हैं, लेकिन समाओ गरीबों का रोज़गार है रक्षा चिंची, लेकिन एक अच्छे माशरे में इसको अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, हादसा, बेतुका ट्रैफिक। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पिछला साल भी आप टेन्योर गुजरा आपका, अभी माशाल्लाह इस दफ़ा आप नॉमिनेट हैं, अल्लाह बेहतर करेगा आपके हक़ में। क्या उसके हवाले से क्या चीज़ें में आपने शायद देखा नहीं होगा, आप अगर सपूरा वाला रोड से आप मलिक कैंट से आए होंगे तो ये बहुत बड़ा हमारा जो एक प्रोजेक्ट बन रहा है ना, ग्रीन येलो बस जो बसें उनका, अब उस पर काम हो रहा है। ये BRT के तहत काम हो रहा है। ये इसकी मियाद 3 साल की है और मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत काम मुकम्मल भी हो चुका है। तो जब ये
प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट आपका वहाँ टैंक चौक है जो मलिर कैंट से, वहाँ से शुरू होता है और जाकर मेरे ख्याल में कायद आज़म के मज़ार के पास ख़त्म होगा। फिर उसके साथ जो दूसरा आपकी बसें हैं उनके साथ ये ज्वाइन करेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसकी अब ज़ाहिर है इसका थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो इसमें ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि लोकल जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो बड़ी हद तक लोगों के हल हो जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ हम मलिर की बात करें, वैसे इंटरनेशनली हम ये देखते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख लोगों पे एक हॉस्पिटल होता है और प्रॉपर एक हॉस्पिटल होता है कि उसमें ट्रीटमेंट चल रहा है तो सरकार की सतह पे। तो मलिर में अस्पताल तो काफ़ी हद तक देखने में है कि मौजूद हैं सरकारी, लेकिन अद्वियात का मसला, वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं, काफ़ी सारे मामला जो है ना मेडिकल को लेके काफ़ी ख़राब हैं। अब एक अच्छा टाइम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजार भी चुकी है और आने वाला दौर किस तरफ लेके जाता है ये तो आवाम फैसला करेगी। तो मेडिकल की सतह पे देखा है कि एक NICPD को हम ले लें, उसके अलावा कोई इलाकों के हवाले से कोई ख़ास खिदमत नहीं की गई। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं आपके बात के किसी हद तक एग्री करूँगा, मगर यहाँ हमारे जो भी हॉस्पिटल है, आप NICPD को देख लें, फिर आप कराची के जाना हॉस्पिटल को देख लें, माशाल्लाह पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल में है, ठीक है। फिर आप हमारा ट्रामा सेंटर देख लें, फिर सेवा, मगर मैं फिर भी कहता हूँ कि ये कराची के आबादी के लिए नाकाफ़ी है। तो ऐसे हमारे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो हमारे यहाँ मलिर में बेनज़ीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम पे प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने खुद अपनी डिमांड रखी थी चेयरमैन के पास कि इसको जल्द मुकम्मल करें। और वहाँ हमें ज़रूरत है सख्त ट्रामा सेंटर की उस इलाके में, क्योंकि कोई हादसात होते हैं तो फिर हमारे लोगों को जाना हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल पहुँचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये वो भी प्रोजेक्ट है। और फिर हमारे जो छोटे छोटे 50 बेड की बहुत से हॉस्पिटल हैं, उनकी इसमें कोई शक नहीं है। मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर हैं ना, वो अपनी पूरी ड्यूटी उस तरीके से अदा नहीं करते हैं। तो हमारे बहुत से हॉस्पिटल हमने दी हुई थी हैंड्स को, हैंड्स, अब वो हैंड्स से निकाल के एक PPHI डिपार्टमेंट है, उनको दी हुई है। वो माशाल्लाह अभी उनके इंटर सिंध में उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है, उन्होंने संभाला भी है। अभी एक कराची में भी हमारे जो मलिर में हमने दिए हुए हैं वो भी उन्होंने टेक ओवर किए, तो उससे मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, ये बताएं, चलें बहुत सारी बात हुई, ये बताएं कैंपेन किस तरह से चला रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं इस दफ़ा कितने वोट मिलेंगे, पिछली दफ़ा से ज़्यादा लेंगे, किस तरह से, क्या रिज़ल्ट क्या सोच रहे हैं, किस तरह का आएगा? देखो, इस मरतबा मेरी सीट जो है ना वो थोड़ा सा टफ है। टफ इसीलिए कि मेरे जो हमारे पॉकेट हैं, और भी ऐसे इलाके शामिल किए गए जो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, मगर मैं उसके बावजूद मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। और जीतनी आपने क्या खिदमत करनी है ये बताएं आवाम की। नहीं, हमारा तो खिदमत है लोगों को, यही है हमारा मंसूर, ये कि भाई यहाँ लोगों का सबसे बड़ा मसला, मेरे ये जो इलाका है ना काउंसिल, उसमें सबसे बड़ा मसला लोगों का लीज़ का है ना। हमने प्रायोरिटी लीज़ पे रखी है। फिर मेरे मलिर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जी जी, हम कह रहे हैं कि मलिर में यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज की फाउंडेशन बनी हुई है मगर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब मेरा इरादा है कि उसको हम इंजीनियरिंग कॉलेज को सही करें। कब्रिस्तान के ज़मीनों का बड़ा मसला है इस वक्त, सबसे बड़ा मसला कब्रिस्तान के ज़मीनों का। अब जिस आबादी हम यहाँ बैठे हैं ना, इस आबादी के लोग मैयत को दफनाने के लिए 70 हज़ार 80 हज़ार में कब्र खरीदते हैं। यही है बात, ऐसा ठीक है, ये बहुत बड़ा मसला है। ये इसको कब्रिस्तान के लिए मैंने रखी थी, जब चेयरमैन का ये डिमांड है मैंने रखी थी। और फिर लीज़ का मैंने जिक्र किया, लीज़ का मसला इधर, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल का आपने भी जिक्र किया। हॉस्पिटल जो हमारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है उसको मुकम्मल कराना है, जल्दी कंप्लीट कराना है। और ज़री हमने यहाँ कैंपस कहा था कि हमारे यहाँ, अच्छा हमारे यहाँ मलिर में जो मलिर का रूरल एरिया है ना,
उसमें रोज़गार का एक वाहिद ज़रिया वो ज़राअत है। हमारी ज़राअत ख़त्म हो रही है। अब ज़राअत ख़त्म हो रही है, उसके दो तीन ये हैं। एक तो हमारे अल्लाह के इलेक्ट्रिक वालों को हिदायत दे, उनके कि बिजली इतनी महंगी है कि हमारा वो लोकल ज़मींदार या काश्तकार वो उसके पेमेंट नहीं कर सकता। दूसरी ये कि पोल्यूशन इतनी हो गई है ना, अब पूरा आपके शहर का गटर गंदा पानी नदियों नालों में आ रहा है। तीसरी ये रेती बजरी का जो बड़ा मसला इशू चल रहा है। और चौथी बात ये कि अब वो ज़रूरी ज़मीनें हमारी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रही हैं। अब लोग उनको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने कमर्शियल और रेजिडेंशियल और कमर्शियल इसमें। अब हमारी अगर ये ग्रीन बेल्ट तबाह हो गया ना, बर्बाद हो गया, तो उसका बड़ा नुकसान आपके जो अभी सबसे बड़ा इशू है आपका, वो है ग्लोबल वार्मिंग, जो वार्मिंग का पूरा ये इशू मेरे ख्याल में पूरा हमारा अकेला नहीं है, पूरे दुनिया का है और पूरी दुनिया इस पर इकट्ठे हुई है। अब उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पाकिस्तान को हो रहा है। फिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा नुकसान हमारे शहर कराची को होगा, क्योंकि कराची को अच्छी हवा, ताज़ी हवा जो होती है, ये ग्रीन बेल्ट आप ये समझें कि कराची के फेफड़े हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप देखें ना, आपके पास एक माजी में बड़ा तजर्बा रहा है। एक जो हेड वे जो आई थी उसमें जो 500 के करीब लोग उसमें अजल का शिकार हुए हैं। तो ये इस चीज़ को हमें रोकना है, ग्रीन बेल्ट को बचाना है, किसी भी सूरत में हमें ग्रीन बेल्ट को बचाना है मलीर के। अगर ग्रीन बेल्ट को हम बचाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम अपने आने वाले नस्लों पर एक बहुत बड़ा एहसान करके जाएंगे। अगर हमने नहीं बचाया तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो इसको बचाना है। उससे ग्रीन बेल्ट से बचने से क्या होगा, रोज़गार में भी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अगर ये ग्रीन बेल्ट ख़त्म हो जाता है तो जो लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, वो फिर कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे किधर जाएंगे। तो ये सारे मसले हैं हमारे। काफ़ी सारी आपने चीज़ें कहीं। अब एक चीज़ और भी ऐड कर लीजिएगा कि बढ़ाइए बात, हमारे इस तरह से ही दफ्तर वगैरह भी जाते हैं तो यहाँ की सड़कें सही नहीं है, तो इक़्तिदार में आने के बाद ये सड़कें ज़रूर बनवा दीजिएगा। अच्छा, मैं इस पर भी बता दूँ, हमें आते हुए 5 साल भी नहीं हुए हैं, तो हम आए 18 में 2018। इससे पहले यहाँ MNA थे, MPA थे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो हमारे जो कराची के दावादार है ना, ये उनके पास था मैंडेट। फिर मेयर भी वही थे। तो फिर ये इलाके हमारे वाकई नज़रअंदाज हैं। अब जब मैं तो मेरा तो मैंडेट आपको पता है 2018 में भी चोरी किया गया ना, मुझसे छीन लिया गया। मुझे तो मिला 8-9 महीने, मगर उसके बावजूद भी हमारे यूसुफ साहब बैठे हैं, इनके वालिद थे मुर्तज़ा बलो साहब, वो थे। फिर वो उनकी वो कोरोना में डेथ हो गई, वफात आ गए। फिर कोरोना जो इसकी इलेक्शन भी मेरे ख्याल में 2 साल के बाद हुई है। 2 साल के बाद फिर उस सीट पे इलेक्शन हुई है। तो बड़ा गैप रहा है, एक वैक्यूम रहा है ना इधर, जिसकी वजह से ये इलाका डेवलप नहीं हो सका। आखिर इनको भी चलो 2 साल मिले होंगे, मुझे तो 8 महीने मिले। अब 8 महीने में आप जाकर लोगों से पूछें कि भाई आपके यहाँ इलाके में काम हुए या नहीं हुए। पानी का सबसे बड़ा मसला था, हमने 70% से ज़्यादा पानी लोगों का मसला हल किया है। और इंशाल्लाह आप देखें गलियाँ भी हमने पेवर की हैं, बहुत से इलाके में गलियाँ भी हमने पेवर की हैं। तो इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह हम फिर आएंगे तो इनके आपको तकलीफ नहीं होगी, आपको रास्ते बना के रोड बना के देंगे। हकीम बलो साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। आपने गुफ्तगू हुई किस मंशूर के तहत ये जाएंगे, और काफ़ी सारे इन्होंने वादे किए, सड़कें बनाने से लेके यूनिवर्सिटी तक इन्होंने कहा कि मैं इंशाअल्लाह अगर आया तो यहाँ के अवाम के लिए बनाऊँगा। ये अच्छी चीज़ है और खुशाइन चीज़ है पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो अब इसके बाद हम चलते हैं इसी हल्के के किसी दूसरे उम्मीदवार के पास और उनसे जानते हैं कि वो किस मंशूर के तहत मैदान में आ रहे हैं और क्या वादे करेंगे, क्या माजी में उन्होंने वादे वफा किए या नहीं किए। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद किसी इसी हल्के के दूसरे उम्मीदवार के साथ। देखते रहिए फैसला जमूर का।
हाफिज़ साहब ये बताइए कि इलेक्शन की मुहिम किस तरह चल रही है, किस मंशूर के तहत जो है वो आप आवाम में जा रहे हैं? देखें, एक तो पाकिस्तान में जमात इस्लामी वो वाहिद जमात है जिसने मंशूर का ऐलान इलेक्शन मुहिम के शुरू होने से पहले ही कर दिया था और उसके लिए बहुत तैयारी की गई थी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब से रुजू करके एक बेहतरीन मंशूर पाकिस्तान के लिए पेश किया है। फिर ये भी हुआ कि हमने अपने अलग अलग चैप्टर्स भी, जैसे कराची का हमने एक भरपूर मंशूर पेश किया है और ये मंशूर नौजवानों के लिए हम बहुत वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह जमात इस्लामी जिस तरह से नज़र आ रहा है कि इस वक्त एक इन ब्लॉक वोट मिलेगा जमात को और बड़ी सीटें मिलेंगी और इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत में और वफाकी हुकूमत में भी हमारा हिस्सा होगा, हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। तो इसके नतीजे में हमारा एजेंडा कराची का एजेंडा होगा। फ्री IT एजुकेशन चाहिए हमें अपने नौजवानों के लिए। इस वक्त जो हालात हैं, पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाना है तो अपने नौजवानों को एम्पावर करना होगा। हम इतने सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाएंगे। हम अपनी बहनों के लिए, अपनी माँओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए तालीम के भी और रोज़गार के भी जो रास्ते हैं उनको महफूज बनाएंगे। माँओं बहनों के लिए ट्रांसपोर्ट को महफूज बनाएंगे। इस वक्त तो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। हम मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत 4 कॉरिडोर जो लाइट रेल सिस्टम के हैं वो और उसके साथ कनेक्टेड जो है वो सर्कुलर रेलवे और 5000 बसें कम से कम 3 से 4 साल में वो लेकर आएंगे। हम तो ये काम कर चुके होते अगर नेमतुल्लाह खान की ग्रीन बसों को चलने दिया जाता। हम ये समझते हैं कि यहाँ IT यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, ख़वातीन यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है। यहाँ वर्किंग वुमेन के लिए हैरेसमेंट का जो मामला होता है, कोई जगह नहीं है कि जहाँ पर वो अपील कर सकें। अदालतों के धक्के नहीं खा सकती हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ बहनें। इसलिए हम उनके लिए हर लेवल के ऊपर ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि जहाँ वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को महफूज रखते हुए शिकायत कर सकें और कल्प्रेट्स को हम पकड़ सकें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वीरान ना हो, पूरी नस्लें तबाह हो गई हैं। लिहाजा तालीमी इदारे और सेहत के मराकज़ हमारी प्रायोरिटी में होंगे। यही अब्बासी शहीद अस्पताल है जो शहर का एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल था नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में और उससे पहले अफ़गानी साहब के ज़माने में। और यही हॉस्पिटल है कि जहाँ 3 महीने से गायनी वार्ड ही बंद है, जहाँ पर दवा क्या कैनूला तक नहीं मिलता। तो हम इंशाअल्लाह इन तमाम हॉस्पिटल्स को भी बेहतर करेंगे, इसको बेचने नहीं देंगे। और इसी तरह हम ये समझते हैं कि इस शहर में पानी का ये K4 मनसूबा, K3 मनसूबा नेमतुल्लाह खान ने बनाया था, उसके बाद 19 साल से कोई मनसूबा नहीं बना। अब ये K4 भी इंशाअल्लाह जमात इस्लामी ही बनवाएगी और 650 मिलियन गैलन पूरा S3 मनसूबा पूरा होना है सीवरेज का। हम समझते हैं कि समंदरी पानी को भी मीठा किया जा सकता है, उस पर भी काम करेंगे साइमल्टेनियस। हम ये समझते हैं कि रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर हो सकती है इंडस्ट्री के लिए। हम इंडस्ट्री को प्रायोरिटी में रखेंगे कि इसके लिए जो यूटिलिटीज़ हैं इनके बिलों को कम करें। गुड गवर्नेंस के ज़रिए से जो हमारा पैसा ज़ाया होता है उसको कम करेंगे। हम मराहत को ख़त्म करेंगे और हम कराची का पैसा कराची वालों के लिए लाएंगे। जो NFC अवार्ड है अब वो PFC अवार्ड होगा और कराची के लोगों का आबादी के तनासुब से उनको उसका हिस्सा मिलेगा। ये हमारे मंशूर के चीदा चीदा निकात हैं और हम ये समझते हैं कि जिस तरह पंजाब में और KP में हेल्थ कार्ड हो सकता है तो कराची में हेल्थ कार्ड क्यों नहीं होना चाहिए, और होगा इंशाल्लाह, हम करेंगे। इसी तरह हम सिर्फ हेल्थ कार्ड पे निसार नहीं करेंगे कि इंश्योरेंस कंपनियों को ताकत मिले, बल्कि उसके साथ साथ आधे बजट से हेल्थ कार्ड और आधे बजट से अपने अस्पतालों को बेहतर बनाएंगे ताकि फिर उसके बाद बिलाखिर इन अस्पतालों के ऊपर ही सारा जो है वो इन्हिसार हो जाए। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा विज़न के साथ हमने काम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो कैंडिडेट खड़े किए हैं कराची में 22 कौमी और 47 सूबाई में, इनमें टाउन प्लानर्स हैं, इसमें वकला हैं, इसमें उलमा हैं, इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें PhDs हैं, इसमें जो है वो IT के बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट हैं। और इंशाअल्लाह इस पूरे जो हमारे पास टीम है, इस टीम के ज़रिए से हम एक रेवोल्यूशनरी इक़दाम करेंगे। और ये शहर की किस्मत में अब वीराने और धक्के नहीं हैं। अब ये शहर की किस्मत में नहीं है कि इनको पहले रोज़गार ही ना दो, यूनिवर्सिटियों में जगह ही ना दो, और अगर फिर भी वो जगह के काबिल हैं तो उन्हें इंटर में ही फेल कर दो। अब ये नहीं चलेगा। हम इंशाअल्लाह अपने बच्चों का हक़ लेकर रहेंगे। अच्छा हाफिज़ साहब, ये देखें कि आपने इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज किए, रंग भी लेके आए चीज़ें, FIR भी कटी। अब ये देखें कि गैस का मसला जो है ना बहुत अपने उरूज पर है, पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं इस शहर के अंदर। सड़कें अगर आप देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल बर्बादी की तरफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका है। तो उसका क्या सद्देबाब है, क्या उसके लिए इलेक्ट्रिक के हवाले से तो बहुत वाज़ेह बात है कि ये जो लाइसेंस इनको दिया गया है इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि किसी भी पैमाने पर ये के इलेक्ट्रिक पूरा नहीं होता था। लाइन लॉसेस 19 साल हो गए इसकी प्राइवेटाइजेशन के। लाइन लॉसेस सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने ये नादहिंदा हैं कौमी इदारों के भी सर्कुलर डेट पैदा की है इन्होंने। ये नादहिंदा हैं ये हमारे कराची के शहरियों के 52 अरब रुपए के
یہ 250 ارب روپے کے سوئی سودن گیس کے نادہندہ ہیں اور پھر بھی ان کو گیس سپلائی کی جا رہی ہے بغیر معاہدے کے. تو ایسا مافیا جو حکومت اور نیپرا کے ساتھ مل کر شہریوں کو لوٹ رہا ہے, ہم عوامی طاقت سے, عوام کے مینڈیٹ سے انشاءاللہ ان کو تو فکس کریں گے اور نئی کمپنیوں کو انوائٹ کریں گے تاکہ کمپٹیشن ہو, ان کی مونوپلی ٹوٹے. اور اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جنریشن میں تو کسی پرائیویٹ کمپنی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایکسس بجلی ہے پاکستان میں, اس بجلی کو کراچی کے لوگوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے ملٹیپل کمپنیاں ہونی چاہیے. اس طرح ہم بجلی کے مسئلے پہ قابو پا لیں گے. گیس کا بحران ہے, اس پر ہماری پوری نیشنل لیول کا معاملہ ہے. یہ ورکنگ موجود ہے. نئے بلاکس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایڈوانسمنٹ کرنا, ورچوئل پائپ لائن بچھاتی نہیں ہے, وہ تو ہوتی ورچوئل پائپ لائنیں تاکہ ایگزسٹنگ فیسلٹی کو جہاں سے نکل رہا ہے یہ گیس وہ وہاں پر جا کے کنیکٹ کریں جہاں سے اس کے لائننگ کا نظام موجود ہے. اسی طرح سے ٹائٹ گیس, اس کے حوالے سے ہمارے پاس پوری ورکنگ موجود ہے کہ کیسے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور شہریوں کے لیے مفید بنایا جا سکتا ہے. انڈسٹری کو گیس کی سپلائی پراپر کرنا, یہ سب ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے پاس. اور پھر جو ایل این جی ہم خرید رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کو اس کا اختیار دیا جائے کہ وہ اپنی ایل این جی گرمیوں کے موسم میں سستے نرخوں میں لیں, اور تاکہ امپورٹ بھی پاکستان کی کم ہو اور امپورٹ ایکسپورٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہو, اور پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو استعمال کر سکیں اور گورنمنٹ اس میں جو ہے وہ ویلنگ چارجز لے لے بس. تو ہمارے پاس پورا لاہ عمل موجود ہے گیس کے حوالے سے بھی, بجلی کے حوالے سے بھی, پانی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ پیسے ہوتے ہیں, یہ پیسے کھا جاتے ہیں, تو اور ان پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا. اور انفراسٹرکچر چارجز جو کہ 1.2% ہے امپورٹ ڈیوٹی کے اوپر, امپورٹ کے اوپر ایک ڈیوٹی ہے جو کراچی کو ملنا چاہیے. تو $80 بلین کی اگر امپورٹ ہے تو 1.2% کا مطلب ہے یہ کم از کم $1 بلین ہے. 300 ارب روپے سے کراچی کی سڑکیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے ہیں پورے پروجیکٹس. بس اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ سوداگر بنتے رہیں, ہمارے ووٹ لیتے رہیں اور وڈیروں کے ہاتھوں بیچتے رہیں اور مل بانٹ کے کھاتے رہیں اور ہمیں کچھ نہیں ملا. جماعت اسلامی کو اپنے لیے ایک پائی بھی نہیں چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سارے مسئلے حل کریں گے. اچھا دیکھیں کہ انتظامیہ صرف آئی جی سندھ ضرور تبدیل ہوئے ہیں, لیکن ایڈیشنل آئی جی سے لے کے دیگر جو ذمہ داران ہیں وہ جوں کے تو ہیں. ابھی آپ کے پاس ایک مثال ہے کہ میئر کراچی کے جو انتخابات ہوئے, جو امید تھی کہ کون میئر آ رہا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اچانک جو ہے وہ معاملات یکسر تبدیل ہو گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے انتخابات صوبہ سندھ میں وہی افسران مختلف جگہوں پہ تعینات ہو چکے ہیں, کس طرح سے دھاندلی نہیں ہوگی یا شفاف ہوں گے, کہ کس تک کہاں تک آپ امید رکھتے ہیں کہ شفاف ہوں گے؟ اب تک جتنا کر لیا انہوں نے کر لیا. ظاہر لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہے, جو دھاندلی کر سکتے تھے کی ہے. ہوتا یہ کہ اگر عدلیہ کے آروز ڈی آروز ہوتے تو نسبتاً بہتر صورتحال ہوتی, لیکن میں حیران ہوں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو کیوں نہیں قبول کیا, انہیں کرنا چاہیے تھا. اور بہرحال اب جو بھی ہے, اب یہ آروز اور ڈی آروز بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم بھی بہت سیکھ چکے ہیں اور اب اس طرح سے ہمارے مینڈیٹ کی کوئی توہین نہیں کر سکے گا. ہم نے تو اپنے ورکر سے کہہ دیا ہے کہ بڑی کل بھی جلسہ عام ہوگا, ہم اپیل کریں گے. لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ ہوں گے تو یہی ہمارے پولنگ ایجنٹ بنیں گے, یہی اپنے ووٹ کی حفاظت کریں گے, یہی پریزائڈنگ افسروں سے انشاءاللہ صحیح نتیجہ لے کر آئیں گے اور یہی آر او کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے جب تک کہ صحیح نتیجہ نہیں آئے گا, ورنہ نہیں نکلنے دیں گے. صاف بات ہے, عوام کو ہی اپنے حق کے لیے سیاسی مزاحمت کرنی ہوگی, پرامن سیاسی مزاحمت, اور وہ ہم کریں گے. ہم نے بلدیاتی انتخاب سے بہت کچھ سیکھا ہے, بلکہ کراچی کے لوگ تو بہت غصے میں ہیں. اب تو میئر کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے انشاءاللہ, اور اس سے کہیں زیادہ مینڈیٹ جماعت اسلامی کو دیں گے. اچھا, یہ بنو قابل آپ کا جو پروگرام ہے کافی اس نے پذیرائی پائی پورے ملک میں. مجھے یہ بتائیں کہ اس طرز کا کوئی پروگرام ایسا ہے کہ اگر آپ حکومت میں آتے ہیں یا بناتے ہیں تو اس کو حکومتی سطح پہ متعارف کرایا جائے؟ آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے. جب ہم اپنے الخدمت کے ذریعے سے ہم نے پہلے بنو قابل 1.0 شروع کیا, اس میں 10,000 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ گئے, جاب پہ لگ گئے, کام سیکھ گئے, مزید سیکھ رہے ہیں, فری لانسر بن گئے. تو اور سیکنڈ جب ہم نے اپنا اس کا فیس کیا 2.0, تو اب 25,000 کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. 35 کیمپس ہیں, 193 بیچز ہیں, اور یہ اگلے 1.5 مہینے میں انشاءاللہ اس قابل ہوں گے کہ یہ 15 مختلف ٹریڈز میں ہم ان کو پڑھا رہے ہیں. تو یہ جاب پہ لگیں گے. اس وقت جابز کی ضرورت ہے ایسے بچوں کی کہ جو اس طرح کے کورسز کیے ہوئے ہیں. یہ فری لانسر بنیں گے. تو جب ہم ایک الخدمت کے تحت یہ کام کر سکتے ہیں تو 312 ارب روپے کا جب تعلیم کا بجٹ ہے صوبہ سندھ کا, تو اس بجٹ کو بھی استعمال کرنے کی صلاحیت صرف جماعت اسلامی کی ہے جو ایمانداری سے استعمال کریں گے. تو ٹاپ پرائرٹی ہماری ہوگی کہ ہمارے بچوں کو ہم آئی ٹی پروگرام سے اکوپ کریں, اور اس سے ہماری ریمیٹنس بھی آئے گی. اور اپنی خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ان کو ایکٹیویٹ کریں گے. یہ پورا ہمارے پاس پورا لاہ عمل موجود ہے کہ کس طرح اپنی پوری قوم میں اعتماد پیدا کریں. ان سب کو ملا کر جو ہے وہ لے کر چلیں. کاٹیج انڈسٹری کے لیے ان کو سہولیات فراہم کریں, ان کو مارکیٹنگ کے ٹول سکھائیں,
ان کو ہم سکھائیں کہ کس طرح سے اپنی ٹریڈ کی جاتی ہے. تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بہت آگے لے کر جائیں گے. اچھا، کراچی کی گنتی کے حوالے سے بھی ترانہ چل رہا تھا، اس میں بھی تھا کہ 3 کروڑ تک لے کے جائیں گے، تو اس کے لیے کیا 3 کروڑ یہ بہت پرانا ترانہ ہے، کئی سال پہلے کا. اب تو 3.5 کروڑ ہیں اور گنے ہوئے ہیں ہمارے تو. اور ہم نے تو بجلی کے میٹروں سے اور گیس کے میٹروں سے، رائس کنزمپشن سے اور ویٹ کنزمپشن سے حساب کیا ہوا ہے. لیکن ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے. آخری سوال ہے، یہ بتائیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہیں، آپ 18 سال کے ووٹر سے لے کے خواتین، بوڑھے، جوان، تمام تر لوگوں کے لیے کیا ایک میسیج دینا چاہتے ہیں؟ سب کو نکلنا چاہیے اور ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. خاص طور پر میں شہر کے لوگوں سے تو یہ کہوں گا کہ ان کے پاس سب کوئی چوائس ہی نہیں ہے ترازو کے علاوہ. ان سے میں یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کا مستقبل واقعی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں نکلیں گے، ایک دن آپ کا ہے نا، ٹرائی کر کے دیکھیں، آئیں اور اعتماد کریں. اب تک آپ نے بہت لوگوں کو آزمایا اور ذلت اور خواری ملی ہے. جماعت اسلامی کو تو لوگ جانتے ہیں کہ یہ بکتے نہیں ہیں، یہ جھکتے نہیں ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کرپشن نہیں کرتے. تو جب یہ فیسلٹی ان کو موجود ہے تو ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں، ہمیں ووٹ ڈالیں اور پورے اعتماد کے ساتھ ڈالیں. ہم اس کا انشاءاللہ تحفظ بھی کریں گے اور اس کے نتیجے میں پھر اس شہر کے لوگوں کو سب کو ملا کر ایک قوت میں ڈالیں گے. ہماری قسمت میں اب مزید دھکے نہیں ہیں. ہم سب کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے اپنے بچوں کو. سارے بچے ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے. اس شہر کو رہنے کے قابل بنائیں گے، اس شہر کو محفوظ بنائیں گے. سیف سٹی پروجیکٹ لائیں گے، بچوں، عورتوں اور اپنے نوجوانوں کے لیے محفوظ بنائیں گے. اللہ نے چاہا جو پوٹینشیل اس شہر کا ہے وہ بہت آگے جائے گا. صرف لیڈرشپ کا مسئلہ ہے اور لیڈرشپ تو لوگوں کو اپنی رائے سے دینی ہوتی ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ لوگ سمجھتے ہیں انتخابات کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوتا. بھائی 87 یوسی جیت لی ہے نا ہم نے، سب دھاندلی کے باوجود. 9 ٹاؤنز آ گئے ہیں نا جماعت کے پاس، کام کر رہے ہیں نا، ہم پارک بن رہے ہیں نا، سڑکیں بننا شروع ہو گئی ہیں نا، ماحول بہتر ہو گیا ہے اور چیزوں کو ڈیولپ کرنا ہم نے شروع کر دیا ہے. صرف 2 سے 3 مہینے ہوئے اختیارات ملے تو شہر میں ایسے ٹاؤنز جہاں گلیوں میں کچرے پڑے ہوئے تھے الحمدللہ صفائی کر دی ہے، ستھرائی کر دی ہے. تو جب ہم اس محدود اختیار سے سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کے ووٹ سے کیوں نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو نکلیں اور ووٹ ڈالیں اور نکلیں اور ووٹ ڈالیں. جب ٹرن آؤٹ بڑھے گا تو ساری دھاندلیاں بھی فیل ہو جائیں گے، دھاندلے بھی فیل ہو جائیں گے اور منصوبہ ساز بھی دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. انشاءاللہ فتح عوام کی ہوگی. جی، آج کے پروگرام میں آپ نے ایم کیو ایم کی NA 232 سے امیدوار آسیہ اسحاق، ملیر سے جو ہیں حکیم بلوچ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، حلقہ NA 232 ان کے، اور انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے جو ہیں وہ تاثرات سنے. اور تمام تر اراکین، تمام تر جماعتوں کے نمائندگان جو ہیں وہ میدان میں اتر رہے ہیں اس امید سے، اس منشور کے ساتھ کہ ہم ایوانوں میں آ کے تمام تر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. انجینئر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کی دھاندلی تو برداشت کر لی، لیکن اب ہم دھاندلی جو ہے وہ جنرل الیکشن میں کسی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے اور اپنا حق جو ہے وہ حاصل کر کے رہیں گے. ہم امید یہ کرتے ہیں کہ عوام اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ استعمال کرے گی، اور یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو چنے گی کہ وہ ایوانوں میں آ کے ان کی آواز کو نہ صرف بلند کر سکیں بلکہ عملی طور پہ بھی ان کے مسائل کا حل نکال سکیں، کیونکہ اب فیصلہ ہوگا جمہور کا.